गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। आपका जो चैप्टर का नेम है ना, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। चैप्टर का नेम क्या है? इक्विलिब्रियम। और अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्चुअल में इसका पार्ट 1 था। दैट वाज रिगार्डिंग, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, है ना, तो इक्विलिब्रियम को हम 3 वेज में स्टडीज़ करते हैं। एक हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा फिजिकल इक्विलिब्रियम, और ये थर्ड हमारा एक और आ गया, दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। तो जो पार्ट 1 था उसमें हमने केमिकल और फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जाना, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शंस जहाँ पर आयंस फॉर्म होते हैं, है ना, आयंस जहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो आयंस हमारे कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? या तो आयनिक रिएक्शन होगी, या आयनिक रिएक्शन होगी, या फिर कोई पोलर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, है ना। तो जब ये 2 टाइप की हमारी रिएक्शंस होती हैं उनमें भी इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम कैसे आयनिक रिएक्शंस में होता है, कैसे, है ना, पॉसिबिलिटी है, कहाँ उसका स्कोप है, उस बात पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी की थी, और ये आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे जो आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, आयंस कब बनेंगे? जब सॉल्यूट को पोलर कोवलेंट कंपाउंड में हम डिसॉल्व करते हैं तो आयंस फॉर्म होते हैं। और टर्म्स की हम बात करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें कंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं दोज अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, है ना। कोई भी हमारा सब्सटेंस है जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, तो उनको भी हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है मेटेलिक कंडक्टर, है ना, और दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये आप समझ लीजिए, जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, है ना, ये सब हमारे क्या हैं? मेटलिक कंडक्टर हैं। एल्यूमिनियम, अगर इनके हम वायर बनाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो बड़े आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं, है ना, सॉल्यूशन के अंदर भी अगर हम इस तरीके से 2 इलेक्ट्रोड लगा दें और उसके बीच में बैटरी एक कनेक्ट कर दें, है ना, तो उससे भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना। तो वो जो कंडक्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। उसके लिए एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जो, है ना, डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होने की वजह से क्या देते हैं? वो आयंस देते हैं। तो आयंस की वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कहते हैं, है ना। और मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। मेटल्स में कंडक्टेंस क्यों होती है? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर हमारे 2 टाइप के हो गए, एक मेटेलिक कंडक्टर, दूसरे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो किसकी वजह से होती है? आयंस की वजह से। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मेटेलिक कंडक्टर के बारे में आप स्टडी करेंगे 12th के फर्स्ट चैप्टर में। क्लास 12th में एक चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, वहाँ पर आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे, उनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि एक कंपाउंड है AB,
है ना, और उसको हमने जब डिज़ोल्व किया तो वो ब्रेक होता है या डिसोसिएट होता है किसमें, ए एंड बी में। ठीक है, तो ए भी हमने कितना लिया, 100 मोल्स लिया, तो इससे ए और बी कितने हमें ऑब्टेन होंगे, वो भी 100 मोल्स मिलेंगे। यानी 100% ये डिसोसिएट हो रहा है। जितना हमने सब्सटेंस लिया उतने ही उससे आयंस फॉर्म हो गए। 100 के 100 मॉलिक्यूल्स या जो सब्सटेंस हैं वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए अपने आयंस में। तो इस तरीके का जो हमारा सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इनके लिए जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो कितनी है, 1। यानी 100 हमने मोल्स लिए और 100 मोल्स ही उसमें से क्या हो गए, आयनाइज हो गए। तो 100/100 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए HCl। HCl को हम डिसोसिएट करेंगे तो HCl से हमें क्या मिलेगा, H+ और Cl-। ठीक है, इसी तरीके से H2SO4 लेंगे, वो भी हमारा डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, 2H+ और SO4 2-। ठीक है, इससे हमें हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस मिलेंगे, SO4 2-। NaCl लेंगे, NaCl से क्या फॉर्म होगा, Na+ Cl-। HNO3 से H+ NO3-। KOH से K+ OH-। NaOH से Na+ OH-। HNO3 से H+ NO3-। AgNO3 Ag+ NO3-। कॉपर सल्फेट से Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होंगे, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे। 100% ये आयंस देंगे, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे हमारे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि मान के चलिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो केवल कितने हैं, 1% या 5% या 0.2%, यानी बहुत कम अमाउंट में क्या हो रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं। जैसे इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, बहुत लेस होगी इन कंपैरिजन टू 1, है ना। जैसे हमने 100 लिए और 100 में डिसोसिएट कितना हो रहा है, 0.1 ही हो रहा है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, है ना, 1 के कंपैरिजन में बहुत लेस हो गई, 0.01 हो गया। 0.01 क्या है, बहुत लेस है इन कंपैरिजन टू 1। एग्जाम्पल देखिए, वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCN वीक इलेक्ट्रोलाइट, SO2 वीक इलेक्ट्रोलाइट, HCOOH वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए वाटर को हम डिसोसिएट करते हैं तो ये ब्रेक होता है किसमें, H+ और OH-। ठीक है, सिमिलरली हम एसिटिक एसिड को लेंगे, वो हमारा ब्रेक होगा किसमें, CH3 COO- और H+। इसी तरीके से NH4OH लेंगे, ये ब्रेक होगा हमारा किसमें, NH4+ एंड OH-। HCN हमारा ब्रेक हो जाएगा H+ एंड Cn-। SO2 को ब्रेक करेंगे, SO2 कैसे ब्रेक होगा हमारा, O-, है ना, 2-। और साथ में सल्फ़र पर उतना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड की तरह ब्रेक होगा, एसिटिक एसिड से एक H+ गया, ऐसे ही HCOOH से भी एक H+ जाएगा और COOH- में आएगा। ये हमारे वीक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो हमारे 100% डिसोसिएट होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत कम डिसोसिएट होते हैं। अगर 100 मॉलिक्यूल लिए तो उसमें से 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट हो रहे हैं, है ना, या 5 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे हैं। 100 के 100 अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे हैं। इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को जो होते हैं उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, आयंस पर, है ना। देखिए कंडक्टिविटी एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा चार्ज है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचना चाहिए। मेटल्स में ये काम कौन करता है, इलेक्ट्रोड करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये कौन काम करता है, आयंस करते हैं। अब आयंस जो कि चार्ज कैरियर हैं, जो कि करंट को पास करेंगे एक जगह से दूसरे पॉइंट तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर उनका नंबर कम है तो क्या होगा, हमारी कंडक्टेंस कम हो जाएगी, है ना, करंट हमारा कम पास होगा। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी हाई होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी लो हो जाएगी। ठीक है, क्यों लो हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर चार्ज कैरियर जो हैं, आयंस जो होते हैं वो हमारे कम है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, आप कोई काम करा रहे हैं, है ना। अब एक जगह पर काम करने वाले 100 पर्सन हैं, एक जगह पर जो काम करने वाले हैं वो 4 to 5% हैं, तो कहाँ पर हमारा वर्क ज़्यादा होगा, हमारा वर्क वहाँ ज़्यादा होगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं। यानी हमारा चार्ज कहाँ ज़्यादा होगा, करंट कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ़ आयंस हाई हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे कम हो जाएंगे। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे आपसे एसिड और बेस, है ना। एसिड और बेस को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो फर्स्टली जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसके थ्रू दिया गया, आर्नियस है ना, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी थ्योरी भी दी थी, आर्नियस थ्योरी, और इन्होंने डिफ्यूज़न के बारे में भी बताया था। काफ़ी वर्क किया इन्होंने केमिस्ट्री में। और यहाँ जो इनकी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू एसिड एंड बेस। सबसे जो प्राइमिटिव थ्योरी है, जो सबसे पहले एसिड बेस को डिफ़ाइन किया, वो इन्होंने ही बताया। इन्होंने बोला कि एसिड हमारे वो सब्सटेंसेस हैं विच गिव्स H+ आयंस व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर, है ना। तो इन्होंने देखिए एसिड को 2 पॉइंट्स तक लिमिटेड कर दिया। पहला इन्होंने बोला कि जिसके पास H+ आयंस हैं वो हमारा एसिड होगा, एंड सेकंड इन्होंने बोला कि ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वो कब देना चाहिए, जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करें, है ना। तो इनके जो एसिड हैं वो एक सॉल्वेंट लिमिटेड एसिड हो गए, है ना। अगर हम वाटर में डालने पर H+ आयंस ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो हमारा एसिड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। या हम ये कहें कि H+ आयंस हमें मिल जाएं किसी सब्सटेंस से तो वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा, अदरवाइज़ वो एसिड नहीं होगा। ठीक है। और बेस के लिए उन्होंने कंडीशन सेम रखी कि वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिड मिलते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करने पर ही बेस को डिफ़ाइन करेंगे। बस क्या है कि आयंस चेंज हो जाएगा। एसिड के लिए H+ आयंस है और बेस के लिए क्या है, OH नेगेटिव आयंस। कोई सब्सटेंस अगर वाटर में डिसोसिएट होने पर H+ आयन दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और कोई सब्सटेंस अगर वाटर में डिज़ोल्व करने पर OH- आयन दे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये आर्नियस की थ्योरी थी एसिड और बेस के रिगार्डिंग। H+ मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर OH नेगेटिव मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल देखिए, HCl है, वाटर में डालेंगे तो ये H+ देगा और Cl- देगा। H+ मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया। और NaOH को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, OH नेगेटिव दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है। अब इसमें भी एक कैटेगरी आ गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। ये दोनों 100% H+ देते हैं और 100% OH नेगेटिव देते हैं। तो ये हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। और जो हमारे लेस आयनाइज होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वीक एसिड और वीक बेस हो जाएंगे। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे कौन कौन से आएंगे, इनको आप याद कर लेना, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक और बात समझ लीजिए कि HCl जब वेपर फेज में होगा, गैसियस फेज में होगा, तो ये हमारा एसिड नहीं होगा। ठीक है।
लेकिन जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और ये H+ आयंस में ब्रेक हो जाता है, तब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इसको अगर आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लेकर के आएंगे और इसकी वेपर के पास लेके आएंगे, तो वेपर उसके कलर को चेंज नहीं करेगा, है ना। उसका कलर कैसा होगा, जो भी कलर है वो कलर हमारा चेंज नहीं होगा, है ना। ब्लू को रेड कर देता है ना एसिड, तो ये नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम वाटर में डालेंगे तो वो ब्लू को क्या कर देगा, रेड कर देगा, ठीक है। तो इससे हमारा पता चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH BaOH का उल्टवाइज, है ना। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सोचिए। क्योंकि जब हम इनको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, 100% OH आयंस देंगे। इस वजह से ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अच्छा, इसके अलावा जब स्ट्रॉन्ग हैं तो वीक भी होंगे, है ना। तो वीक में अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा क्या है, H2SO4 HNO3, है ना। इस तरीके से और भी हमारे सब्सटेंस हैं, जैसे H3BO3, ये हमारा कैसा है, वीक एसिड है ना। और अगर हम एसिड की बात करें यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे एक हमने ले लिया वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं हम, NH4OH, है ना। ये हमारा क्या है, वीक बेस है। एक और ले लेते हैं हम CH3COOH, ये हमारा क्या, वीक एसिड है, ठीक है। क्योंकि इससे 100% हमें H+ आयंस नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट हमें देखना है, ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है कि हर सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन है वो हमारा एसिड नहीं हो सकता। जैसे CH4 है, मीथेन, ये एल्केन होता है, ये एसिड नहीं है। ऐसे ही एल्कोहल हैं, CH3OH C2H5OH, इनमें OH है लेकिन ये हमारे बेस नहीं है ना। तो इनकी केमिस्ट्री हमें जब हम इनको पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से ब्रेक होते हैं, है ना। ये H+ देंगे वाटर में या नहीं देंगे, वो हमें देखना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट उन्होंने बताया आर्नियस ने, कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे एसिड की HCl है, तो HCl हमारा क्या करेगा, वो आयनाइज होगा, और आयनाइज होने के बाद क्या देगा, H+ देगा और साथ में Cl- देगा। तो जो H+ है वो सॉल्यूशन में कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं रहता, वो क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, ये देखिए, ये H+ इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं H+ और प्लस H2O। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और एक हाइड्रोजन और ऐड हो गया और ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा, H3O पॉजिटिव। इसी तरीके से जो बेस होता है, बेस क्या देता है, OH नेगेटिव देता है ना। वो OH हमारा क्या देगा, जो मतलब बेस है वो हमारा क्या देगा, OH आयन देगा। वो OH आयन इससे रिएक्ट कर लेगा H3O पॉजिटिव से। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में क्या है, कि वहाँ पर एसिड से H+ आयन आता है और बेस से OH नेगेटिव आता है, और ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, H2O, है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये भी हमने स्टडी किया था कि एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो सॉल्ट फॉर्मेशन तो उसका पार्ट होता है ये न्यूट्रलाइजेशन का, है ना। लेकिन उसके अलावा जो मेन पार्ट है वो क्या है, कि एसिडिक टेंडेंसी और बेसिक टेंडेंसी, दोनों टेंडेंसी क्या हो जाती हैं, न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, है ना। और वाटर वहाँ पर फॉर्म होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखिए, आर्नियस के अकॉर्डिंग हमने क्या चीज़ें स्टडी की। एक तो हमने जाना कि एसिड क्या होता है, जो H+ आयन दे,
दूसरा हमने जाना बेस क्या होते हैं, जो OH आयन दे। इसके अलावा हमने क्या जाना कि एसिड और बेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक वीक एसिड एंड वीक बेस एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड वो होते हैं जो मतलब लेस अमाउंट में हमारे H+ आयंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो 100% H+ आयंस देते हैं। ऐसे ही वीक बेस हमारे वो होते हैं जो लेस अमाउंट में OH आयंस देते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो 100% OH आयंस देते हैं। ठीक है, एक हमने इसके बारे में जाना रहा न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एसिड से H+ आयन और बेस से OH आयंस दोनों मिलकर के और क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी दोनों की जो टेंडेंसी है एसिडिक और बेसिक, वो हमारी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अगर हम अभी तक पूरा समराइज़ करें जो हमने सेकंड पार्ट इक्विलिब्रियम में पढ़ा, उसमें फर्स्ट तो हमने ये जाना कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं, है ना, वो कंडक्टर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर एक तो होता है हमारा मेटेलिक और एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट में हमने 2 स्टडी किए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे वीक एसिड बेस हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। ठीक है। अच्छा, आर्नियस थ्योरी जो है ना, वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि ये सबसे प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था एसिड बेस के बारे में, है ना। और ये बहुत टाइम पहले दी थी, तब इतनी न्यू मॉलिक्यूल्स, उनकी केमिस्ट्री, उनके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में इतना स्टडी नहीं किया गया था, है ना। तो एक तो इसकी लिमिटेशन क्या थी, ये केवल एक्वस सॉल्यूशन की बात करती थी कि वाटर के अंदर ही जो H+ देगा या OH- देगा वही एसिड और बेस है। नॉन एक्वस मतलब अगर हमने NH3 अमोनिया में कोई ले लिया या सल्फ़र डाइऑक्साइड में कोई ले लिया, है ना, और वहाँ H+ या OH- मिल रहे हैं, तो उसको ये एसिड या बेस नहीं मानती। ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन हो गई। सेकंड जो इसकी लिमिटेशन है, ये देखिए NH3 एक हमारा बेस होता है ना, तो उसकी बेसिसिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर ये देगा तो एसिड होना चाहिए, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं देता है ना, तो ये बेसिक है। बेसिक कैसे है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और बहुत सारे मेटलिक ऑक्साइड, हमें पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। सॉरी, मेटल के ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, मेटल जैसे सोडियम का हो गया, है ना, और मैग्नीशियम का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, ये सारे बेसिक ऑक्साइड होते हैं। उसके बारे में ये नहीं बता पाए। इसके अलावा जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं जो एसिडिक होते हैं, है ना, जैसे क्लोरीन हो गया, सल्फ़र हो गया, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे SO2 आपको दे दिया, आपसे पूछा जाए ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता लगाओगे? ना तो यहाँ से आपको H+ दिखाई दे रहा है, ना OH पता चल रहा है। ऐसे ही आपको Na2O दे दिया, आप कैसे पता लगाओगे एसिडिक है या बेसिक है ना। आर्नियस के बेसिस पे आप नहीं पता लगा सकते कि एसिडिक है या बेसिक है, क्योंकि यहाँ आपको H+ भी नहीं दिख रहा है, ना ही OH- दिख रहा है ना, तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिविंग सॉल्ट इन एब्सेंस ऑफ अ सॉल्वेंट, है ना। अगर कोई सॉल्वेंट नहीं है और उसकी एब्सेंस में और न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है ना, तो उसको ये नहीं बता पाए कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए क्या सॉल्वेंट चाहिए, वाटर, है ना। ये कहते थे कि वाटर ही डिसाइड करेगा कि वाटर में किस तरीके से H+ मिल रहे हैं या OH मिल रहे हैं। जो ज़्यादा मिलेंगे वैसा ही हमारा सब्सटेंस हो जाएगा या सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखिए जो हमारे, देखिए ये जो कंपाउंड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आप याद रख लेना, AlCl3BF3, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, है ना। लेकिन आर्नियस के अकॉर्डिंग इसमें H+ तो है ही नहीं है, फिर ये एसिडिक क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ H+ इन वाटर। वाटर में H+ होता है या नहीं होता, उसके बारे में भी ये नहीं बता पाए। अब देखिए हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी आर्नियस थ्योरी,
तो इसमें जो सबसे मेन लिमिटेशंस हैं वो आप समझ लीजिए। एक तो ये है, दूसरा अमोनिया एंड मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एंड द थर्ड वन नॉन एक्वस, है ना। ये 3 पॉइंट्स आपको फिंगर टिप पर लर्न होनी चाहिए कि आर्नियस थ्योरी क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई या क्यों हम उसको 100% प्रूफ नहीं मानते। तो फर्स्ट आप बताएंगे ये एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर ओरिएंटेड थ्योरी थी, है ना। वाटर में जो H+ देंगे वो एसिड हैं, वाटर में जो OH देंगे वो बेस हैं, और जो एक्वस नहीं है, नॉन एक्वस में, ये एक्सप्लेन नहीं करती। सेकंड, ये अमोनिया की बेसिक नेचर को नहीं बता पाई, और मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के एसिडिक एंड बेसिक नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर पाई। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, AlCl3 BF3 जैसे मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। आप इसको स्टडी करिए NCERT से, इसके नोट्स बनाइए, है ना। कोई डाउट हो तो आप पूछिए। ठीक है।